सेना में जाने का बचपन से ही बहुत ज़्यादा रुचि थी। उनका सपना पूरा हुआ। जब कारगिल युद्ध शुरू हुआ तो गांव का माहौल तो बहुत गमगीन था, क्योंकि हमारे गांव के बहुत जवान सेना में हैं, लेकिन हमारी सेना ने हार नहीं मानी। और ये हमारे जो भाई थे, ये जब उस पर तोलुलिंग पहाड़ी पे गए हुए थे तो वहाँ इनके 7 जवान थे, साथ में 6 जवान वहीं शहीद हो गए। ये घायल हो गए बहुत ज़्यादा, बहुत बुरी तरह से, लेकिन इन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, आखिरी दम तक लड़ते रहे और पाकिस्तानी सेना को वहाँ से खदेड़ दिया। इनको फिर हॉस्पिटल भेजा गया जम्मू। वहाँ से हालत इनकी बिल्कुल ख़राब थी, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब सांस है तो आस है। वहाँ इनको फर्स्ट एड दिया गया। वहाँ से फिर इनको दिल्ली बेस हॉस्पिटल भेजा गया। वहाँ 16 महीने ये हॉस्पिटल में रहे। अब स्वस्थ हैं खूब अच्छी तरह। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। उस जज्बा को दिखाया जो एक सैनिक का जज्बा होता है, जो एक सैनिक का कर्तव्य होता है। और 17 गोली खाने के बाद भी आखिरी समय उनके पास एक वो ग्रेनेड बचा था। उस ग्रेनेड को उन्होंने पिन खोली और वो पिन की मैं पता नहीं क्या होगा, लेकिन अपने देश के लिए कुछ कर दूं। और उस पिन को खोलते हुए जो ब्लास्ट किया, वो पाकिस्तानी घुसपैठे वहीं सभी शहीद हो गए। और उन्होंने अपना तिरंगा वहाँ पर कारगिल हिल की चोटी पर लहरा दिया था। अभी हम ऐसे गांव में मौजूद हैं जहां के सपूत ने देश सेवा में 17 गोली अपने सीने पे खाई थी। और हम बात कर रहे हैं योगेंद्र यादव की, परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव की। अब देख सकते हैं यहां पे उनके गांव के लोग हैं और यह वो गांव है औरंगाबाद जो लगातार ही सुर्खियों में था, सुर्खियों में है, क्योंकि यहां के युवा देश सेवा में लगातार ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। हम बात करेंगे उनके ही छोटे भाई से, उनके गांव के युवा से और गांव के बुजुर्गों से। हालांकि योगेंद्र यादव जी अभी यहां पे इस घर पे नहीं है, वो कारगिल गए हुए हैं विजय दिवस में शामिल होने के लिए, लेकिन उनके गांव के लोग हैं, उनसे हम जानेंगे। क्योंकि कारगिल का जब युद्ध की शुरुआत हुई थी, लोगों में एक डर था, लेकिन जो हमारे देश के सेना के जवान थे, उन्होंने लोगों को भरोसा जताया कि वो देश की रक्षा करेंगे, भारत माता की रक्षा करेंगे, और ऐसा ही उन्होंने करके दिखाया। कुछ बुजुर्ग हैं, उनसे हम बात करेंगे। योगेंद्र यादव जी जब गांव आते होंगे, काफी उत्साह का माहौल होता होगा, काफी लोगों से बात करते होंगे, युवाओं को प्रोत्साहित करते होंगे देश सेवा के लिए। मैं योगेंद्र यादव का बड़ा भाई हूं और वो लोग, उनका सेना में जाने का बचपन से ही बहुत ज्यादा रुचि थी। उनका सपना पूरा हुआ। और जब वो गांव में आते थे तो मिलते थे परिवार से, गांव से, और जो युवा बच्चे थे उनको प्रेरित करते थे कि आप लोग सेना में जाएं। क्या अगर बात करें कारगिल युद्ध की, जब कारगिल युद्ध शुरू हुआ था, कई माँ बाप तो डर गए होंगे कि मेरे बच्चा सेना में जरूर है लेकिन इस तरह का युद्ध हो रहा है, तो उनके ऊपर क्या बीती होगी, गांव के लोगों के ऊपर क्या बीती होगी, किस तरीके से सेना में जो गए बच्चे थे उन्होंने भरोसा जताया, किस प्रकार से जो गांव के लोग थे उन्होंने हिम्मत जुटा करके अपने बच्चों को बॉर्डर पे भेजा। जब कारगिल युद्ध शुरू हुआ तो गांव का माहौल तो बहुत गमगीन था, क्योंकि हमारे गांव के बहुत जवान सेना में हैं। लेकिन जब चलता रहा, फिर लड़ाई बहुत ढंग से हुई, लेकिन हमारी सेना ने हार नहीं मानी। और ये हमारे जो भाई थे,
ये जब उस पर तोलुलिंग पहाड़ी पे गए हुए थे तो वहां इनके 7 जवान थे साथ में। 6 जवान वहीं शहीद हो गए। ये घायल हो गए बहुत ज्यादा, बहुत बुरी तरह से, लेकिन इन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, आखिरी दम तक लड़ते रहे और पाकिस्तानी सेना को वहां से खदेड़ दिया। उसके बाद में फिर ये नीचे अपने उसमें जहां इनका पॉइंट था वहां पर आए, वहां आके बताया कि ऐसे ऐसे ये हालत है। वो दूसरी तरफ से हमला करना चाहते हैं, तो वो लोग सचेत हो गए। फिर हमारी सेना जो, इनको फिर हॉस्पिटल भेजा गया जम्बू। वहां से हालत इनकी बिल्कुल खराब थी, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब सांस है तो आस है। वहां इनको फर्स्ट एड दिया गया। वहां से फिर इनको दिल्ली बेस हॉस्पिटल भेजा गया। वहां 16 महीने ये हॉस्पिटल में रहे। अब स्वस्थ है वो अच्छी तरह, बढ़िया। बात करें योगेंद्र जी की, 17 गोली उन्होंने सीने में खाई थी। जब ये सूचना गांव वालों को लगी थी तो क्या माहौल था? जिस समय गांव में ये सूचना आई कि कारगिल में पाकिस्तानी घुसपैठियों ने जो हमला किया है, उससे हमारे सैनिकों पे हमला हुआ और कुछ सैनिक शहीद भी हो गए। और हमारे भाई योगेंद्र की जब सूचना आई कि भाई को 17 गोली लग गई है, तो गांव का माहौल बहुत गमगीन, इस तरह से मानिए जैसे कि सूर्य बिल्कुल ही ना चमक रहा हो। क्यों कि बेटे जो होते हैं वो राष्ट्र की धरोहर होते हैं, माता पिता का भविष्य होते हैं। सभी को इतना दुख हुआ कि कहीं ऐसा ना हो जैसा सुनते आ रहे थे कि उससे पहले भी कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों की डेड बॉडियां आ रही थी, कहीं हमारे साथ भी ऐसा ही माहौल ना बन जाए। लेकिन उस परमपिता परमात्मा की असीम कृपा रही कि हमारे भाई योगेंद्र सिंह यादव 17 गोली खाने के बाद भी अपने अदम साहस का, अपनी वीरता का पराक्रम दिखाते हुए अपने आखिरी दम पर उन्होंने, क्योंकि वो बचपन में ही बातचीत करते रहते थे स्वदेश प्रेम की, देश रक्षा की, और आर्मी से संबंधित ज्यादा उत्साहित थे। उसी समय जब वो पढ़ते थे, ये मेरी और उनकी नजदीकी बातें थी, क्योंकि मेरे पिताजी भी आर्मी में थे, तो पिताजी के सानिध्य में ज्यादा बातचीत करते थे। तो उन्हें देश सेवा का बहुत बड़ा वो था कि मैं देश सेवा में जाऊं, और भगवान ने उनको आर्मी में भेज दिया। जज्बा को दिखाया जो एक सैनिक का जज्बा होता है, जो एक सैनिक का कर्तव्य होता है। और 17 गोली खाने के बाद भी आखिरी समय उनके पास एक वो ग्रेनेड बचा था, उस ग्रेनेड को उन्होंने पिन खोली, और वो पिन की मैं पता नहीं क्या होगा, लेकिन अपने देश के लिए कुछ कर दूं। और उस पिन को खोलते हुए जो ब्लास्ट किया, वो पाकिस्तानी घुसपैठिए वहीं सभी शहीद हो गए, और उन्होंने अपना तिरंगा वहां पर कारगिल हिल की चोटी पर लहरा दिया था। उसी समय जब वो अचेत अवस्था में पड़े थे, चल फिर नहीं सकते थे, पता भी नहीं था, हाथ तो काम ही नहीं कर रहा था। उधर से घुसपैठिए बोले कि चलिए ये तो मर गया, अब इनकी नीचे जो टुकड़ी है, जो नीचे से कमांड कर रही थी, सीओ वगैरह होते हैं, जेसीओ वगैरह होते हैं, उन पर हमला करते हैं। उनके कानों में आवाज पहुंची। उन्होंने अपने इस कर्तव्य को जानते हुए कि इससे भी अहम चीज यह है कि हम अपने जवानों की जान बचा लें, मैं बचूं या ना बचूं, अपने देश रक्षकों को सुरक्षित रखें। और वो कारगिल से संकरे रास्ते होते हैं, पहाड़ियां थी, पत्थर थे, झील झरने टाइप आते थे, तो उन्हें एक झरना बराबर में मिल गया, और वो उस झरने से रपटते हुए नीचे आ गए। और नीचे आकर के अपने जेसीओ, अपने बटालियन को सचेत किया कि घुसपैठिए आ रहे हैं, पोस्ट छोड़ दीजिए।
और उनका यही वाक्य इतना कामयाब रहा कि वो हमारे सब जवान शहीद होने से बच गए। उन्होंने अपनी पराक्रम दिखा करके उसी समय हमारे देश में उन्हें परमवीर चक्र विजेता की उपाधि से नवाजा। 17 गोली खाने के बाद भी वो मरनासन स्थिति में तो थे ही। गांव में तो 10-12 दिन ये माहौल था कि भाई सब बहका रहे हैं, वो तो खत्म हो गया है। लेकिन प्रभु की साया उन पर रहा और वो वहां से बेस हॉस्पिटल दिल्ली जब भेजे गए तो यहाँ आकर के धीमे धीमे इम्प्रूवमेंट होना शुरू हुआ। और आज वही भाई योगेंद्र यादव हमारे बीच में अपने युवाओं को, अपने साथियों को, अपने गांव में, अपने देश में जगह जगह इसीलिए सचेत करते हैं और कहते हैं पूरे भारत में कि अपने देश की सेवा के लिए अगर अपनी जान भी चली जाए तब भी नहीं घबराना चाहिए। यह एक उदाहरण बनकर आई। साहस का दूसरा नाम योगेंद्र यादव है। उनके छोटे भाई यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे जब घायल अवस्था में थे योगेंद्र यादव जी, उसके बाद वो वापस लौटे होंगे, परिवार से मिले होंगे। अगर उस समय की कहानी आपको याद होगी, क्योंकि दिन काफी बीत गए, लेकिन जो घटना हुई, जो कारगिल युद्ध हुआ, वो लोगों के सीने में अभी तक बसा हुआ है। क्या माहौल था? वापस आए थे तो एक तो खुशी की लहर भी थी कि वो जीवित बच गए और थोड़ा गम का माहौल भी था। सभी रिश्तेदारी, घर परिवार में, गांव में सभी भगवान से दुआ मंगा रहे थे कि भाई वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। और दिल्ली बेस हॉस्पिटल में उनका इलाज चला 15-16 महीने। अगर बात करें जब वो गांव आए थे तो क्या माहौल था, मतलब कैसा खुशी का माहौल था? लोग मिलने के लिए आए होंगे, भीड़ लग गई होगी, किस तरह का माहौल था उस समय? जब हॉस्पिटल से घर पे आए थे तो यहाँ पे बहुत दूर दूर से बड़े बड़े अधिकारी भी, गांव के लोग सभी मिलने आए और एक खुशी की लहर थी कि भाई हमारे देश का हमारा बच्चा है, हमारा भाई है, परमवीर चक्र से नवाजा गया। बहुत गर्व महसूस होता था। बहुत गर्व महसूस होता था। कुछ और गांव के लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आपके गांव के बच्चे को परमवीर चक्र से नवाजा गया, कितने उत्साह में थे आप लोग और कितने युवा प्रेरित हुए होंगे उनके इस साहस से? देखिए, उस समय यहाँ पे स्टार्टिंग में एक स्कूल पढ़ता है हमारे यहीं पे, तो माननीय मुलायम सिंह यादव भी थे, आए थे, और बाकी जितने भी आसपास के नेता थे, अधिकारी थे, जब सभी ने आके उनका वहीं पे स्वागत किया था स्टार्टिंग में। यही था उसमें। आपने तो बचपन से देखा होगा, बचपन से कैसे थे योगेंद्र यादव, कुछ बताइए। उसी तरीके जो साहस उनमें आज है, पहले भी उसी साहस से वो जीते होंगे, खेलते होंगे। हाँ, स्टार्टिंग से उनके फादर भी उसी में थे, आर्मी में। तो स्टार्टिंग से ये था कि मैं भी आर्मी में ही जाऊंगा। आर्मी का ही उनके शुरू से ये था कि आर्मी की ही जॉब करनी है। युवा हैं और योगेंद्र यादव जी का जब नाम आता है और आपके गांव का नाम आता है औरंगाबाद अहिर, तो किस प्रकार से उत्साह कितना बढ़ जाता है? हमारे तो चाचा जी हैं वो, और हमें ये सीखने के लिए मिलता है उनसे कि हमारे चाचा जी ने हमको इतना प्राउड फील कराया है, अपने देश का नाम रोशन किया है उन्होंने, और देश का ही नहीं बल्कि उनकी विदेश में भी चर्चा होती है। और हम सबको बड़ी प्रेरणा देते हैं जब भी वो छुट्टी पे यहाँ आते हैं, और अब तो रिटायर हो गए हैं वो, तो जब भी इधर घूमने के लिए हर फेस्टिवल पे आते हैं तो वो हमको यही शिक्षा देते हैं कि बेटा आप मेहनत करो, पढ़ाई करो, और आप भी देश की रक्षा करो, देश की सेवा करो, पढ़ाई करो और देश की सेवा करो। कुछ और युवा हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कितना प्राउड मोमेंट होता है जब योगेंद्र जी आते हैं। और योगेंद्र यादव जी आपके गांव के ही हैं और रिश्तेदारी ही होगा क्योंकि चाचा लगते होंगे आपके। कितना प्राउड मोमेंट है? काफी अच्छा महसूस होता है जब चाचा जी आते हैं, हमसे बात करते हैं और वो बताते हैं कि भाई ऐसे आर्मी में ये चीज है, काफी सुविधा है, तो आप
चाहिए। और मैं भी जो है आर्मी जाना चाहता हूँ, इसलिए एनडी और सीटीएस की तैयारी कर रहा हूँ। और अभी नर्सिंग का एग्ज़ाम दिया था, उसमें नंबर है, ठीक। और बच्चे हैं काफ़ी हैं जो यहाँ पे मोहल्ले के हैं, उन्हें भी समझाते हैं कि भाई आप आर्मी में जाएं और वहाँ पर देश सेवा दें। यही देश सेवा करें। आपके तो चाचा ही हैं। मेरे दादाजी हैं एक्चुअली। दादाजी हैं जी, मेरे फादर भी आर्मी में, ग्रैंडफादर भी, 3 पीढ़ियाँ आर्मी में है। तो मैं खुशी खुशी 4थी पीढ़ी बनना चाहूँगा फौज में जाने के लिए। कहीं ना कहीं उन्हीं से ये जोश और जुनून आया है फौज का। पूरा मेरा डिफेंस बैकग्राउंड है, तो मैं भी जाना चाहूँगा। कहानी, उनकी वीरता की कहानी सुनते होंगे, उनके मुंह से भी सुनते होंगे और आसपास के लोग भी बताते होंगे और घर परिवार के लोग भी बताते होंगे। जी, वो तो बचपन से ही सुनते आ रहे हैं उनकी वीरता की कहानी। और उन्होंने गांव को नहीं, पूरे देश में अपना नाम किया है, देश का नाम किया है, गांव का नाम किया है, प्रदेश का नाम किया है। और मैं भी चाहूँगा कि मैं 4थी पीढ़ी बनूं और अपने देश की रक्षा करूं। 4थी पीढ़ी बने और देश की रक्षा करें। आपको भी याद होगा योगेंद्र यादव जी जब बचपन में यहाँ खेला करते थे और वो कई बार बोलते होंगे कि हमको सेना में भर्ती होना है, अपने पिता के नक्शे कदम पे चलना है। देखिए, योगेंद्र यादव मेरा छोटा भाई है। हम बचपन से ही मैं उसे देखता चला आ रहा था। तो इस बालक के प्रति एक अदम्य साहस, अदम्य जज्बा था। क्योंकि ज्यादातर देशभक्ति की शिक्षा तो उन्हें अपने पिताजी से ही मिली थी। क्यों, हमारे चाचा श्री रामकरण यादव जी जो मिलिट्री में थे, उन्होंने 1965-1971 की लड़ाई भी लड़ी थी। तो बहुत ज्यादा शिक्षाएं तो पिताजी से भी मिली थी उन्हें। और उसके बाद देशभक्ति की बहुत ज्यादा फिल्में देखा करते थे, देशभक्ति की कहानी सुना करते थे। हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जैसे सरदार भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु जैसे, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऐसे महान शहीदों से उन्हें बहुत बड़ी शिक्षा मिली थी। उनके अंदर मिलिट्री में जाने का, भारत की फौज में जाने का जज्बा कूट कूट कर भरा था। वे पूछा करते थे पिताजी से अपने से कि पिताजी, मिलिट्री में कितनी साल में ले लिया जाता है एक जवान को? बताते थे, बेटा 18 साल में हमारी सरकार मिलिट्री में भर्ती कर लेती है। मेरी उम्र कितनी है? पिताजी, बेटा तेरी उम्र तो भी 10 साल है, तो मुझे तो बहुत टाइम इंतजार करना पड़ेगा। मतलब पढ़ते पढ़ते उनकी जो बालकपन की सोच थी, बहुत ही देश के प्रति जागरूक थी, देश की सेवा के प्रति जागरूक थी। ऐसे ही वो खेल खेला करते थे। जैसे एक टुकड़ी भारत की सेना बन गई, एक टुकड़ी मिलिटेंट बन गई या पाकिस्तानी सेना बन गई और आपस में लड़ाई लड़ते थे। कभी कभी बच्चे रो रो कर घर जाते थे, क्या हुआ? ऐसे ऐसे भाई योगेंद्र यादव ने मारा। क्यों मारा? ऐसे ऐसे हम खेल खेल रहे। तो ऐसी बातों से, छोटे छोटे नाटक, छोटी छोटी कहानियों से प्रतीत होता था कि इस बालक के अंदर बहुत बड़ा जज्बा था। और इसी कारण से वे 16 साल 5 महीने की उम्र में ही भारत की फौज में भर्ती हो गए। इन्हें 18 गन्ने रेजिमेंट में भर्ती कर लिया गया। तो घर वालों ने मना भी किया, बेटा अभी तो पढ़ ले, अभी तेरी ज्यादा कोई क्वालिफाइड नहीं थे, इंटर की थी। लेकिन फिर भी जो पढ़ने के लिए मना कर दिया और कहने लगा मैं देश की सेवा करूं। और क्या पूछे, देश की सेवा करूंगा। और कुछ और बुजुर्ग हैं और हम उनसे ही बात करते हैं। देखिए, कहानी ये सुना रहे थे उनके बचपन की। तो उनके बचपन की कुछ कहानी आपको भी याद होगी, आप भी देखते होंगे। जो भाई साहब ने बताई, मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि वो हमारे सानिध्य में ज़्यादा रहते थे। और उसी समय से आर्मी का उनका एक टारगेट बन गया था। और बताते हैं कि मनुष्य के मन में जो बात एक बार समा जाती है, वह उसी की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। उन्होंने जो कहानियाँ सुनी, क्योंकि हमारी किताबों में हमें पढ़ाया जाता था, कक्षाओं में पढ़ाया जाता था, सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, उन्हीं की प्रेरणा से इनके मन में प्रेरणा जागी। और इनके पिताजी भी आर्मी में थे, इनके बड़े भाई भी आर्मी में थे और ये भी आर्मी में थे। तो आर्मी संबंधी बातें ज्यादा होती थी, वही बातें इनके मन में घुसी हुई थी
प्रेम हो गया था। देश सेवा से इनको प्रेम हो गया था। और योगेंद्र यादव जी जब गांव आते हैं तो वो बच्चों को भी प्रेरित करते हैं और उनकी कहानियां बच्चों ने अपने मन में बैठा रखी है। जैसे वो देश की सेवा उन्होंने की है और जो युवा हैं, गांव के युवा हैं, जो दूसरे युवा हैं, वो भी इस कहानी से प्रेरणा लेकर के देश की सेवा करने के लिए आर्मी में शामिल होना चाहते हैं। रिपब्लिक भारत के लिए विजय एजाज के साथ लोमस झा। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा। ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गवाए। कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठाई। 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश में आए। जब अंत समय आया तो जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों। अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। भारत माता की जय, देश के शहीदों की जय।